एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीएमपी व्लॉग्स। आई एम पायल एंड मेरी इस यूट्यूब चैनल पे मैं गुजराती कल्चर, अपना डेली रूटीन व्लॉग्स, होम डेकोर एंड साथ साथ ट्रैवल के वीडियो शेयर करती हूँ। तो अगर वीडियो के कंटेंट थोड़े से भी पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज दिन है गुरुवार एंड आज साथ साथ ईद भी है, तो पब्लिक हॉलीडेज़ है, प्रहान की स्कूल में भी छुट्टी है। तो उसकी वजह से हम लोग मतलब उठ तो जल्दी ही गए थे, तो सोचा कि चलो घर की थोड़ी सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी वीडियो में वही बोल रही हूँ कि ये मेरे जो सोफ़े के ऊपर मैंने कवर करवाया है उसकी थिकनेस मैंने ज़्यादा रखवाई है, ताकि प्रहान इसके ऊपर जंप भी करेगा ना तो भी साइड से ना ये निकलते नहीं है। और देखिए मुझे कितना प्रेशर करना पड़ता है तब जाके ये निकलता है। तो अगर कोई गेस्ट आता है तो बार बार ये खिसकते भी नहीं है। तो जनरली आप देखेंगे तो किसी किसी घर में दिन में 2 से 3 बार ये वाली जो शीट होती है ना उसको सेट करना पड़ता है। बट आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे घर की ये जो शीट है ना, हफ्ते में एक ही बार मुझे उससे अच्छे से निकाल के मैं उस तरह से वापस से सेट करती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए, सुबह सुबह में अभी तक मैंने नहाया नहीं है, चाय जस्ट मैंने पी है अभी। और प्रहान यहाँ पे बालकनी में खेल रहा था, तो मैंने सोचा कि चल तू भी थोड़ी देर बाहर खेल ले और मैं अपना यहाँ पे काम करती हूँ। और ये देखिए पीछे कैसे जंपिंग कर रहा था, तो बस अक्सर वो ऐसे ही जंपिंग करता है। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने सारे कवर्स हटा दिए, सारे कुशन्स हटा दिए हैं, और एक ड्राई कपड़े से मैंने पहले सोफ़े के ऊपर डस्टिंग कर लिया है। क्योंकि अगर गंदे सोफ़े के ऊपर डायरेक्ट ही हम ये जो गीला पोछा लगाएंगे तो धूल मिट्टी की वजह से सोफ़ा और भी गंदा हो सकता है। तो पहले ड्राई कपड़े से अच्छे से डस्टिंग कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने नॉर्मल वाटर ही लिया है, उसमें गीले कपड़े को सोक कर लिया, बस उसको ही यहाँ पे अच्छे से मैं साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि मेरा सोफ़ा जस्ट नया ही है, 3-4 महीने ही हुए हैं जस्ट अभी इसे बनवाए। अगर आपका पुराना सोफ़ा है तो पहले आप ये जो पाउडर वाला पानी होता है उससे एक बार क्लीन कीजिए और उसके बाद नॉर्मल पानी से क्लीन कीजिए, तो भी सोफ़ा अच्छे से क्लीन हो जाता है। मतलब सोफ़े में जनरली हम लोग अर्बन क्लेप वाले और बड़े बड़े सिटीज़ में तो वो लोग अच्छे से सोफ़े को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देते हैं। बट हमारे यहाँ पे छोटे छोटे सेंटर्स में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो बस हमें ही इसे इतना गंदा नहीं करना है। तो ये एक थोड़ी सी छोटी हैबिट रखिए कि हर हफ्ते 10 दिन में इस तरह से सोफ़े को अच्छे से सारे कवर्स निकाल के अच्छे से उसकी क्लीनिंग कीजिए, ताकि आपका सोफ़ा है वो लंबे टाइम के लिए अच्छा रहे। और यहाँ पे देखिए, मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ कि पानी मैंने एकदम फ्रेश लिया था और क्लीनिंग करते करते कितना गंदा पानी हो गया है। मतलब जैसे धूल मिट्टी दिखती नहीं है इन सारी चीज़ों में, बट धीरे धीरे करके ये वो धूल मिट्टी इसके अंदर जमा तो होती ही रहती है। और सोफ़े को मैंने क्लीन कर दिया है और अब आ गई हूँ बेडरूम में। हमारे बेड का जो पीछे का हेड रेस्ट है वो भी कपड़े का ही है, और उसे भी मैं थोड़े थोड़े दिनों में ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो हमें रेगुलर अक्सर हम वहाँ पे सोते हैं। और यहाँ पे देखिए, प्रहान ने यहाँ पे पेन से 1 to 10 लिख दिए थे, तो मैंने वही निकालने की देखो कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा लाइट हुआ है लेकिन कम्प्लीटली निकला नहीं है, तो 2-3 बार इस तरह से जब साफ़ करूँगी तब थोड़ा थोड़ा इस तरह से रब करूँगी तो निकल जाएगा। और प्रहान बस खड़ा खड़ा वही देख रहा था कि ये निकला है कि नहीं निकला है। और देखिए अभी भी उसके हाथ में पेन तो है ही, और मुझे पूछ रहा था कि मैं अब कहाँ लिखूं। और तो बस ये बच्चों वाले घरों में थोड़ी थोड़ी इन सब चीज़ों को देखते रहना पड़ता है, उससे समझाते रहना पड़ता है कि कहाँ कहाँ हमें लिखना है, कहाँ नहीं लिखना। तो बस बेड भी मैंने इसी तरह से क्लीन कर दिया है। और देखिए अभी फिर से मैंने इसके ऊपर कवर्स और सारी शीट्स लगा दी है, तो हो गया है मेरा जो हॉल है वो अच्छे से क्लीन। दोनों चेयर्स भी मैंने साफ़ ही कर ली थी साथ साथ, और यहाँ पे बेडशीट भी नई बिछा दी है, और बेडरूम को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके बाद इतनी गर्मी हो रही थी तो चली गई थी नहाने। यहाँ पे मैंने बाल भी धो लिए हैं और बस अच्छे से नहा लिया है, तो काफ़ी मैं फ्रेश भी हो गई हूँ। एंड यहाँ
पे आ गई हूँ मैं बालकनी में और बस यहाँ पे अपने बाल को थोड़ी देर के लिए सुखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा जो एक गमला है उसमें पौधे में काफ़ी जो पत्ते हैं वो सूख गए हैं, तो बस यहाँ पे उसे ही निकालने की थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही थी। और दोनों गमलों में मैंने पानी भी दे दिया। तो हम पौधों में अक्सर डेली पानी तो देते हैं, बट इन सारी चीज़ों में कभी कभी हमारा ध्यान जाता है, कभी नहीं जाता है। तो घर में बस वही है ना कि हमें हर एक चीज़ पे सेम अटेंशन देना है, तभी हमारे घर की चीज़ें हैं वो मेंटेन रहती है। एंड यहाँ पे एक मेरा पार्सल भी आ गया था और साथ साथ मेरी जो हाउस हेल्पर है मासी है वो भी आ गए थे। तो उनको देख के मुझे काफ़ी तसल्ली होती है कि चलो बस अब ये आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए ये है ऑर्गेनिक मूंगफली। ये एक हमारे पेशेंट है, उनके खेत में हुई थी, तो ये हमें देके गए हैं। अभी ये मैंने ऑर्गेनिक मूंगफली अपने लाइफ में कभी नहीं खाई है और इसका टेस्ट इतना लाजवाब था, मैं क्या बताऊँ आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगी। हर एक मूंगफली में भरे हुए बड़े बड़े दाने थे और इसका टेस्ट तो एकदम से अलग ही था, बहुत ही मस्त थी ये। और यहाँ पे देखिए सुपर फास्ट मासी मेरी बर्तन उसने कर दिए हैं और बस अभी यहाँ पे ये झाड़ू पोछा कर रहे थे और साथ साथ मैं पी रही थी नींबू पानी और उनसे बातें कर रही थी। और जैसे ही मासी निकलती है और पोछा सूख जाता है, मैं आ जाती हूँ तुरंत ही किचन में। और आज मुझे किचन की भी डीप क्लीनिंग करनी है, तो मैंने सोचा कि फटाफट से खाना है वो रेडी कर लेती हूँ। तो बस आज मैं बनाऊँगी कढ़ी और पकौड़ा, कढ़ी पकौड़ा। तो यहाँ पे मैंने जो खट्टी वाली छाछ आती है वो भी हमारे पेशेंट ही देके गए थे, तो जब भी वो ये छाछ देके जाते हैं ना, तब कढ़ी हमारे घर में ज़रूरी बनती है। तो ये कढ़ी के लिए मैंने वो छाछ ले ली, उसके अंदर मैंने 2.5 चम्मच जितना बेसन डाल के उसको ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। यहाँ पे एक पैन में मैंने ऑयल गरम कर दिया, उसके अंदर डाली थोड़ी राई, थोड़ी मेथी दाने, जीरा डाला, हींग डाल के बाद में ये जो बेसन और छाछ का घोल बना के रखा था वो ऐड कर दिया। और बस बेसिक मसाले डाले, नमक, हल्दी और लाल मिर्च, और उसके बाद उसको अच्छे से कुक होने दिया 15 से 20 मिनट के लिए। और बस यहाँ पे अभी हम बना रहे हैं पकोड़े। तो पकोड़े बनाने के लिए, मतलब गुजराती में जैसे हम समझ लो जैसे हम भजिया बनाते हैं, उसी को हिंदी में पकोड़े कहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन के अंदर मैंने हाथों से थोड़ा सा कूट के अजवाइन ऐड किया है, ताकि उससे थोड़ा सा फ्लेवर है वो अच्छा आए। और उसके अंदर डाल दी मैंने हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हींग डाली, नमक डाला और थोड़ी सा बेकिंग सोडा डाल के ऊपर से थोड़ा सा लेमन डाल के उसे एक्टिवेट कर दिया। और कई लोग बस बेसन के ही पकोड़े बनाते हैं, मतलब प्लेन बेसन के ही भजिए बनाते हैं, बट मुझे इसके अंदर प्याज है, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च, और इस बार मैंने थोड़ा सा ट्राई करने के लिए छोटे छोटे आलू के टुकड़े करके भी डाले हैं। वरना मैं आलू नहीं डालती हूँ, ओनली प्याज के ही बनाती हूँ, बट आलू वाले भी बहुत ही अच्छे लगे थे। तो बस इसी तरह से जैसे हम भजिया बनाते हैं वैसे ही इसको फ्राई कर लीजिए और भजिया बना लीजिए। और मैं जब भी ये बनाती हूँ तो थोड़े ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि वैसे भी हम लोग गुजराती है तो हमें भजिया बहुत ही पसंद आते हैं। तो 2-5 तो ऐसे ही टेस्ट के लिए निकल जाते हैं और 1-2 है वो प्रहान खा लेता है। तो बस यहाँ पे देखिए मेरे कढ़ी के लिए जो पकोड़े हैं वो रेडी हो गए हैं। और मैंने कहा था ना भजिया मेरी फेवरेट चीज़ है, तो जब भी मैं भजिया बनाती हूँ तो इस तरह से बनाते बनाते ही 2-5 तो मैं खा लेती हूँ। और बस यहाँ पे देखिए प्रहान के लिए बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। एंड यहाँ पे देखिए हमारी कढ़ी है वो एकदम गाढ़ी हो गई है, रेडी हो गई है। और कढ़ी को कुक होने में 20-25 मिनट तो आराम से लगते हैं। तो पहले कढ़ी को मतलब छोंक लगा दीजिए, फ्राई कर लीजिए, और उसके बाद धीमी आंच पे उसे आराम से पकाने रख दीजिए। तब तक आपकी बाकी की सारी कुकिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे कढ़ी के अंदर मैंने पकौड़े ऐड कर दिए हैं और उसके ऊपर अब मैं दूंगी घी का अच्छे से छोंक। तो बस घी गरम करने के लिए रख दिया, उसमें राई डाली और सूखी वाली जो लाल मिर्च आती है वो ऐड की, हींग डाली और कश्मीरी लाल मिर्च डाल के ये जो छोंक है वो मैंने कढ़ी पकौड़ा के ऊपर ऐड कर दिया है। और नीचे मैंने थोड़ा सा कढ़ी पत्ता रखा था, उसके ऊपर ही डायरेक्ट ऐड किया है। तो देखिए ये बहुत ही यम्मी लग रहा था। और जनरली गुजराती में हम लोग इतना फ्रिक्वेंटली नहीं बनाते, बट मेरे हस्बैंड पहले दिल्ली रहते थे, तो दिल्ली में ये कढ़ी पकौड़ा बहुत ही कॉमन है और वहाँ पे वो बहुत खाते थे। तो शादी के बाद अक्सर मैं कभी कभी बनाया करती हूँ उनके लिए, तो अब मुझे भी बहुत ही अच्छे लगने लगे हैं। और
बस लंच के बाद देखिए आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे किचन की हालत देखिए। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म, ये तो रोज़ का ही होता है कि प्लेटफॉर्म इतना गंदा होता है, और ये सारी चीज़ें हम रेगुलर ही क्लीन करते हैं। बट आज मैं काउंटर टॉप के ऊपर भी सारी जो भी चीज़ें हैं वो क्लीन करूँगी। देखिए यहाँ पे मेरा जो ये काउंटर टॉप है किचन का, वो डेली बेसिस पे तो जो मेरे घर पे हेल्पर आते हैं मासी, वही करते हैं क्लीन। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो अच्छे से क्लीन नहीं करते, या फिर हमें उनकी क्लीनिंग इतनी पसंद नहीं आती है, तो हर 2-3 दिन के बाद मैं इस तरह से खुद से कर लेती हूँ। और दोपहर में वो करते हैं, बट रात को कुकिंग के बाद तो किचन क्लीन मैं ही करती हूँ, ताकि अगर वो इतना अच्छा ना करे ना, तो मेरा जो हाथ है वो अच्छे से किचन के ऊपर लगता ही रहता है। और मुझे ये जो मेरा काउंटर टॉप है, जो गैस है, वो मुझे गंदा बिल्कुल पसंद नहीं आता। और हो सके ना तो आप काउंटर टॉप के ऊपर मतलब कम से कम चीज़ें रखिए। अगर आप वर्किंग वूमन है ना, तो मैं तो यही कहती हूँ कि आपका जो काउंटर टॉप है वो एकदम से प्लेन ही रखिए, क्लीन रखिए, ताकि बस आपको नीट एंड क्लीन एक पोछा लगाएंगे तो भी आपका काउंटर टॉप है वो नीट एंड क्लीन लगेगा, और आपका किचन भी अच्छा लगेगा। और काउंटर टॉप के ऊपर ज़्यादा चीज़ें रखने से हमें डेली बेसिस पे वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन करती रहनी पड़ती है। और अगर गंदी चीज़ें वो रहती है तो हमारा काउंटर टॉप है वो इतना अच्छा क्लीन नहीं लगता। और अचानक से अगर कोई गेस्ट आ जाए ना, तो ये सारी चीज़ें अगर क्लीन ना हो ना, तो बहुत ही गंदा लगता है, और कभी कभी बहुत शर्म भी आती है। तो अक्सर ये कोशिश कीजिए कि आपका जो काउंटर टॉप है उसके ऊपर आप कम से कम चीज़ें रखिए। सारी की सारी चीज़ें हैं वो आप ड्रॉअर के नीचे ही, मतलब ड्रॉअर के अंदर ही रखने की हैबिट रखिए। तो यहाँ पे ये मेरा जो नया वाला गैस है, तो ये ग्लास का टॉप है इसके ऊपर। तो मतलब ये इसको मैं धोती नहीं हूँ, बस साबुन वाला जो मोप होता है वो एक बार लगा देती हूँ। उसके बाद जो स्कॉच ब्राइट है उससे अच्छे से उसको क्लीन कर देती हूँ। और बाद में ये वाला जो ब्लैंकेट वाला ये कपड़ा है ना, ये तो आप समझ लीजिए जो माइक्रोफाइबर क्लोथ्स आते हैं ना मार्केट में, उससे भी कहीं अच्छा है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पुराना जो ब्लैंकेट है ना, उसको काट के उससे क्लीन कीजिए। आपको कोई भी माइक्रोफाइबर जो क्लोथ्स आते हैं मार्केट में, जो 100-150 रुपये का एक छोटा आता है, उसको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो बस उसी से ये सारी ग्लास की चीज़ें हैं वो क्लीन करती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए ग्लेस क्लीन हो गया है। और एग्जैक्टली ग्लेस के पीछे जो दीवार होती है उसको भी कभी अवॉइड मत कीजिए, उसको भी अच्छे से क्लीन कीजिए जहाँ तक आपका हाथ पहुँचता है। और काउंटर टॉप के ऊपर मैं रखती हूँ मेरी मसालेदानी, और रेगुलर में जो भी हम आटा रखते हैं रोटी के लिए वो, और बस यहाँ पे शुगर और चाय पत्ती, बस इतनी चीज़ें मैं एक जो मेरा रैक है उसके ऊपर रखती हूँ। और यहाँ पे साइड में रखती हूँ बस अब मेरा ओवन। तो ये 2 ही चीज़ें मैं काउंटर टॉप के ऊपर रखती हूँ, वरना मैं कुछ भी चीज़ें ऊपर नहीं रखती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने ओवन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। अक्सर ऊपर से तो मैं क्लीन करती रहती हूँ, बट ये जो ओवन हटा के नीचे से अच्छे से क्लीन करना, ये मैं कभी कभी हफ्ते में एक बार करती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए इसके नीचे से भी बहुत ही गंदगी रहती है, तो उसको भी अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कॉकरोच है वो घर में, हर घर में थोड़ी थोड़ी कंप्लेन रहती है कॉकरोच की। तो आप इस तरह से अच्छे से ये सारी चीज़ें निकाल के साफ़ करेंगे तो मतलब मिनिमम कॉकरोच का मतलब सामना होगा आपके घर में। वरना तो आप देखिए ये सारी चीज़ों में कॉकरोच है ना अपना घर जमा देते हैं। और स्पेशली आप देखेंगे अगर नीचे से आपका गैस ओपन है ना, तो गैस के अंदर तो बहुत ही कॉकरोच होते हैं। कभी आप गैस को उल्टा करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। तो बस यहाँ पे जैसे अपार्टमेंट में रहते हैं ना, तो अपार्टमेंट में ये कॉकरोच का प्रॉब्लम है वो बहुत ही कॉमन है। और यहाँ पे ये सारे जो काउंटर है देखिए मैंने क्लीन कर दिया। उसके बाद लास्ट में मैंने कोलिन लगा के भी ग्रेनाइट को अच्छे से साफ़ कर दिया, तो कितना अच्छा ये चमकने लगा है। अभी से देखो ऐसा लग रहा है कि एकदम नया पत्थर लगा है ना, वो बिल्कुल ऐसा चमकने लगा है। तो बस यहाँ पे मैं ना थोड़े थोड़े एरिया को क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे एक एरिया हो गया है, तो अब धीरे धीरे साइड होती जाऊँगी।
लूँगी और बाकी के सारे जो काम है और जो मेरा काउंटर टॉप है उसको धीरे धीरे क्लीन करती जाती हूँ। पहले मैं ऐसा करती थी कि मैं पानी डाल के ही सारी चीज़ें को धो देती थी अपना काउंटर टॉप, बट यहाँ पे ये वाला जो गैस है तो उसके सारे नीचे वायर्स वगैरह लगे हैं, तो धोने के लिए तो मतलब उन्होंने मना किया है कि आप एकदम पानी डाल के मत धोइएगा। और दूसरा ये कि मेरा ये जो काउंटर है ना, उसका जो पानी हम डालते हैं तो उसके बाद उसका जो ढाड़ होता है ना वो कुछ अपोजिट साइड में है, तो पानी डाल के धोना इतना पॉसिबल नहीं होता यहाँ पे। तो बस मैं यहाँ पे ऐसा ही करती हूँ कि जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है ना वहाँ पहले मैं साबुन वाला कपड़ा से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद नॉर्मल पानी से 1-2 बार क्लीन कर देती हूँ और बस उसके बाद ड्राई कपड़े से क्लीन कर देती हूँ। तो एकदम मेरा जो किचन है ना वो चमकने लगता है एकदम बढ़िया सा। तो अगर आपने मेरा ये वीडियो है वो पहली बार देखा है और आप चैनल पे नए हैं तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन रखिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिले। और बस इसी तरह से आप लोग अपना प्यार दीजिए और जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने में मेरी हेल्प कीजिए। देखिए हो गया ना एकदम परफेक्टली क्लीन। और मेरी जो मसालेदानी थी वो भी बहुत ही ख़राब हो रखी थी, तो बस वो भी मैंने धोने के लिए डाल दी है और शाम तक अच्छे से सूख जाएगी। उसके बाद उसको मैं सारे मसाले फिल कर दूंगी। और ये सारे जो भी चीज़ें हैं वो मैं जो काउंटर टॉप के ऊपर जो रैक रखती हूँ उसमें रखा है, तो वो भी मैंने अच्छे से क्लीन किया है। तो अभी मैंने वो सुखाने रखा है, तो मतलब शाम को ही डिनर बनाऊंगी, उससे पहले ये सारी चीज़ें को अच्छे से सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें मासी ने धो ली है और यहाँ पे मैंने सुखाने रख दी है। तो चलिए करते हैं वीडियो को बस यहीं पे एंड। सारी क्लीनिंग हो गई है और एक हैबिट रखने की कोशिश कीजिए कि जब भी अगर आप वर्किंग वुमन है ना तो एक प्लान बना दीजिए कि इन छुट्टियों में ये काम करेंगे, तभी आपका घर है वो पूरा ऑर्गेनाइज रहेगा, क्लीन रहेगा। और अगर हाउस वाइफ है तो बस आपको तो एक टाइम का जो शेड्यूल है उसमें से ही टाइम निकाल के ये सारी चीज़ों को सेट करना है। जब भी मैं तो यही कहती हूँ कि जब भी बच्चे घर पे होते हैं ना तभी ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कीजिए, ताकि बच्चों को भी मतलब बच्चों की भी हमें हेल्प मिल जाती है, उनके टाइम का भी इतना देखना नहीं पड़ता, वरना ट्यूशन्स है, स्कूल्स है, तो टिफ़िन वगैरह ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो आज अच्छा था कि आज प्रहन की छुट्टी थी, तो बस मैंने आज ही सारा काम निपटा दिया है। और बस अभी प्रहन सो रहा है और मैं यहाँ पे हॉल में आई थी थोड़ी देर के लिए सोने के लिए, क्योंकि मैं बेडरूम में उसके पास ही सो रही थी, बट वहाँ पे मेरी खांसी इतनी बढ़ गई जब भी मैं सोने गई और इतनी खांसी आने लगी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा ना हाइट बना के सोती हूँ, तो फिर भी यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो गई, तो मैंने सोचा बैठ लेती हूँ। जब भी मैं बैठती हूँ तो खांसी कम हो जाती है। तो कल जाऊंगी यहाँ पे दिखवाने के लिए। मतलब अभी तक तो हमने अपने हिसाब से बहुत सारी दवाई ले ली है अलग अलग, और एलोपैथिक्स दवाई 3-4 सिरप्स की बोतल ख़त्म कर दी, एंटीबायोटिक्स ले ली, बट ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी इसमें फ़र्क पड़ेगा, टाइम लगेगा। और इसलिए ना इतना मज़ा भी नहीं आ रहा, और ज़्यादा बोलती हूँ ना तो भी इस तरह से अंदर से ना इरिटेशन होता है कि अभी खांसी आ जाएगी, अभी खांसी आ जाएगी, और डर लगने लगता है। तो अभी भी आप देखिए 1 महीने से ऑलमोस्ट या 1 मंथ हो गया मुझे ये ड्राई कफ है उससे, और मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी चेंज हो गई है ना, थोड़ी मोटी हो गई है आवाज़ भी, और मुझे खुद भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती रहेगी, और बस इसके सामने हमसे हो सकता है हम वो सारी मेडिसिन वगैरह लेते हैं। मैं सारी प्रिकॉशंस लेती हूँ, ठंडा पानी नहीं पीती, नॉर्मल पानी पीती हूँ, पर अब मैं थोड़ा सा वार्म वाटर पीना शुरू कर दूँगी। और चलिए देखते हैं कल क्या करते हैं। मुझे ये सारी चीज़ें अभी जो किचन में हमने धोई है वो उनको फिर से ऑर्गेनाइज करूँगी, मसालेदानी को फिर से भरूँगी, उसके बाद ही डिनर बनेगा। तो बस ऑयल भी ख़त्म हो गया था, तो बस ये सारी चीज़ों को फिर से रिफ़िल करूँगी, फिर से ऑर्गेनाइज करूँगी, डिनर बनाऊँगी, और देखते हैं कल क्या करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर।